एपिसोड 72। शाम का समय हो रहा था। भास्कर उदयन के पहले चले जाने की वजह से यह तमाशा भी यूं ही खत्म हो गया। सूर्योदय सराय के एक कमरे में रेयांश अपने हाथ में एक लोहे की तख्ती को ध्यान से देख रहा था। ये वही रहस्यमयी तख्ती थी जो उसे फेंगशा पर्वत श्रृंखला में मिली थी। इस चीज को पाए हुए कई दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक ध्यान से देखने का समय नहीं मिला। साक्षी, तुम ही बताओ, इस चीज को आखिर कैसे खोला जाए? सच कहें तो आज लगभग बराबर की ताकत होने के बावजूद भी भास्कर उदयन से हार जाना रेयांश को बहुत बुरा लग रहा था। पहले तो वो हमेशा युद्ध तकनीकों में दूसरों से बढ़त रखता था, लेकिन इस बार उल्टा उसे ही नुकसान उठाना पड़ा, और वो भी जब सामने वाले ने जानबूझकर उसका अपमान किया था। भले ही मुंह से कुछ नहीं कहा, पर रेयांश के दिल में काफी खुन्नस थी। साक्षी को भी पहले से इस तख्ती में दिलचस्पी थी, लेकिन उसे भी समय नहीं मिला था इसे परखने का। इस वक्त वो अपनी तलवार से बाहर आई। उसका छोटा सा शरीर मेज पर रखी तख्ती के इर्द गिर्द घूमने लगा। आखिर में वो सीधे मेज पर बैठ गई। अपनी ठोड़ी को सहारा देते हुए उसने अपनी भौहें सिकोड़ ली। क्या हुआ? यह साफ तौर पर एक विरासत की चाबी है, इसलिए इसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब तुम खंडहर को ढूंढ लोगे। लेकिन इस पर हल्के हल्के प्रतिबंध के निशान हैं, और फिर ऐसा भी लगता है कि नहीं है। साक्षी अपने नाजुक गालों को सहारा देकर सोच रही थी, इसलिए रेयांश ने उसे परेशान नहीं किया। कुछ देर बाद साक्षी ने अचानक खुशी से कहा, मुझे पता चल गया, यह जरूर छुपा हुआ प्रतिबंध है। छुपा हुआ प्रतिबंध क्या होता है? ये एक ऐसा प्रतिबंध है जिसे पहचानना काफी मुश्किल होता है, लेकिन चूंकि इसे छुपाना जरूरी है, इसलिए प्रतिबंध लगाते वक्त इस्तेमाल की गई आध्यात्मिक शक्ति बहुत कम होती है। आम लोगों को तो यह पता ही नहीं चल सकता कि इसमें प्रतिबंध है। यह मेरी ही समझदारी है। साक्षी ने रेयांश को तिरछी नजर से देखा। रेयांश ने तुरंत खुशामद करने का नाटक करते हुए विनती की, साक्षी जी, आप देखिए, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे लिए इसे खोल दूं? बहुत आसान है, आत्मा पोषण की दवा लाकर इसका बदला दो। रेयांश ने फौरन वादा किया। अच्छा अच्छा, मैं सूर्यकांत जिले पहुंचते ही उस प्रभात व्यापार संघ से तुम्हारे लिए दवा खरीद लूंगा। रेयांश के वादे के बाद साक्षी ने एक बार हुंकार भरी और फिर पूरे ध्यान से प्रतिबंध तोड़ने में लग गई। पहले तो वह शरारत करना पसंद करती थी, लेकिन काम में लग जाने के बाद वो पूरी तरह गंभीर हो गई। रेयांश ने भी उसे परेशान नहीं किया और इस समय का फायदा उठाकर साधना करने लगा। करीब 1 घंटे के बाद एक छोटी सी रोशनी का घेरा उस तख्ती पर प्रकट हुआ। इस घेरे को देखकर रेयांश समझ गया कि काम लगभग हो गया। चूंकि यह छुपा हुआ प्रतिबंध है और इसमें आध्यात्मिक शक्ति कम इस्तेमाल हुई है, इसीलिए इसे तोड़ना भी आसान है। मैं एक झटके में इसे खोल सकती हूँ। ध्यान से प्रतिबंध तोड़ने के दौरान साक्षी ने अपने गाल फुलाए और घमंड से रेयांश की तरफ देखा। उसके चेहरे पर संतुष्टि का भाव था। सच में, नायक और राजवंशी कुल की शादी में रेयांश ने एक बार उससे सख्ती से बात की थी। गॉड फ्रूट हासिल करने की कोशिश में तो उसने उसे डरपोक तक कह दिया था। इस वक्त वो रेयांश को साबित करना चाहती थी कि वो बहुत काम की है। अगर आगे से मुझसे फिर बेतुकी बातें की तो मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं करूंगी। अच्छा अच्छा नानी जी, मैं गलत था। ऐसा लग रहा था कि साक्षी को यह बहुत आसान लग रहा था। जल्द ही उसकी आंखों में चमक आई और वो झटपट अपनी तलवार में वापस चली गई। पिछली बार जब ड्रैगन की मुहर पर लगा प्रतिबंध तोड़ा था, तब भी साक्षी काम खत्म करते ही तुरंत तलवार में घुस गई थी। इस बार भी ऐसा ही हुआ। प्रतिबंध खुल गया है। मुझे नहीं पता कि क्या होने वाला है। उस पल जो ताकत निकलेगी वो शायद मेरी आत्मा को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए मुझे तुरंत वापस जाना होगा। रेयांश का पूरा ध्यान उस तख्ती पर था। तख्ती से अचानक आग की लपटें निकलने लगी। चंदन की लकड़ी की मेज में तुरंत एक बड़ा गड्ढा जल गया और आग बाहर की तरफ फैलने लगी। रेयांश का दिल धक से रह गया। अगर यह तख्ती फेंगशा पर्वत श्रृंखला की तरह फिर से धमाका करे तो पूरा सूर्यकांत नगर तबाह हो सकता था। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आग सिर्फ आधा मीटर तक फैली और फिर रुक गई। असली तख्ती अब एक आधा मीटर व्यास वाली धधकती आग के गोले में लिपटी हुई थी और हवा में तैरने लगी। रेयांश ये समझने की कोशिश कर रहा था कि आखिर हो क्या रहा है। तभी उस आग के गोले में अचानक एक धुंधला चेहरा दिखाई दिया। तुरंत एक शक्तिशाली और रहस्यमयी दबाव रेयांश पर पड़ा। आग की लपटों में मौजूद उस परछाई ने सिर्फ एक बार रेयांश को देखा और फिर गायब हो गई। लेकिन उसकी आवाज रेयांश के कानों में गूंजती रह गई। छुपे हुए प्रतिबंध को भी ढूंढ लिया। तुम्हारी किस्मत अच्छी है। उम्मीद है तुम मेरी विरासत को बर्बाद नहीं करोगे। यह बूढ़ी आवाज सुनकर रेयांश के रोंगटे खड़े हो गए। लेकिन अच्छी बात यह थी कि आवाज जल्द ही गायब हो गई। फिर भी रेयांश के मन में कई सवाल थे। इस आग की लपट में अचानक चेहरा कैसे आ गया? शायद ये वही व्यक्ति है जिसने खंडहर छोड़ा था। हो सकता है वो बहुत पहले मर गया हो, लेकिन फिर भी एक लोहे की तख्ती पर अपना निशान छोड़ने में कामयाब रहा। ऐसा लगता है कि जब वो जिंदा था तो काफी शक्तिशाली रहा होगा, साक्षी ने गंभीरता से कहा। साक्षी के कहते ही उस आग में बदलाव आया। जब वह चेहरा गायब हुआ तो आग धीरे धीरे सिकुड़ने लगी। धधकती हुई लपटें बारीक धागों में बदल गईं। फिर रेयांश की हैरान निगाहों के सामने वे सभी धागे उस रहस्यमयी तख्ती से चिपक गए और पूरी तरह आग से बने छोटे छोटे अक्षरों में बदल गए। ये आग के अक्षर चींटी जितने छोटे थे और तख्ती पर घने रूप से जमे थे। कम से कम हजारों शब्द तो होंगे,
लेकिन अजीब बात यह थी कि रेयांश हर एक अक्षर को साफ साफ पढ़ सकता था। यह तो एक साधना की विधि है। साक्षी की आवाज में खुशी झलक रही थी। रेयांश को तो इसी चीज की बेहद कमी थी और अब अचानक यह तख्ती पर मिल गई। तख्ती पर मौजूद शब्द लगातार चमक रहे थे। रेयांश ने जल्द ही सभी शब्दों को अपने दिमाग में अच्छी तरह से याद कर लिया। येलो रैंक मध्यम स्तर की युद्ध तकनीक, फेंगशा डेमन फिस्ट। जब यह नाम उसके दिमाग में आया तो रेयांश पहले तो चौंका, फिर उसके चेहरे पर खुशी छा गई। इस वक्त तख्ती पर की आग धीरे धीरे बुझ रही थी। तख्ती फिर से अपने पुराने रूप में आ गई और रेयांश ने उसे आकाशीय थैली में रख दिया। रेयांश ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुरा दिया। फेंगशा डेमन फिस्ट बिल्कुल सही समय पर आई है। हर चीज में दो पहलू होते हैं, यांग और यन। यांग आग है, यन पानी है। फेंगशा डेमन लाल लपटें आकाश को जलाती हैं, डेमन जमीन को भेदता है। यह फेंगशा डेमन फिस्ट ड्रैगन की मुहर से कहीं ज्यादा मजबूत है। और तो और यह भास्कर उदयन की प्रकाश की चमक के चक्र से भी कहीं ज्यादा शक्तिशाली है। अगर मेरा अनुमान सही है तो वो प्रकाश की चमक का चक्र सिर्फ येलो रैंक शुरुआती स्तर की तकनीक है। इस फेंगशा डेमन फिस्ट से कोई मुकाबला नहीं है। ये तो येलो रैंक मध्यम स्तर की तकनीकों में भी काफी शक्तिशाली मानी जाती है। रेयांश ने धीरे धीरे फेंगशा डेमन फिस्ट के मतलब को समझा और फिर कहा, साक्षी, तुम्हें क्या लगता है कि यह विरासत किसने छोड़ी होगी? ऐसा लग रहा है कि फेंगशा डेमन फिस्ट उसकी सभी युद्ध तकनीकों में सबसे कमजोर है, लेकिन फिर भी यह असाधारण है। साक्षी ने होंठ सिकोड़े और कहा, मुझे कैसे पता? लेकिन यह फेंगशा डेमन फिस्ट सच में बहुत अच्छी है। जब तुम बाद में उसके खंडहर को ढूंढ लोगे तो तुम्हें और भी बहुत कुछ मिल सकता है। सच में? रेयांश को वो भास्कर याद आया जो सिर्फ युद्ध तकनीक की वजह से उससे जीत गया था। उसके होंठों पर एक ठंडी मुस्कान तैर गई। जब मैं फेंगशा डेमन फिस्ट सीख लूंगा तो देखता हूं कि तुम फिर से मेरे ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स की मांग करने की हिम्मत करोगे या नहीं। रेयांश अपनी ताकत की स्थिति को बहुत अच्छी तरह समझता था। अभी वो ड्रैगन नस क्षेत्र 8वें स्तर पर था, लेकिन उसके पास गॉड फ्रूट था। जैसे ही वो ड्रैगन नस क्षेत्र 9वें स्तर पर पहुंचेगा, वह तुरंत दिव्य कोर क्षेत्र में छलांग लगा सकेगा। उस समय उसकी ताकत 100 गुना से भी ज्यादा बढ़ जाएगी। और अगर इसमें येलो रैंक मध्यम स्तर की फेंगशा डेमन फिस्ट जुड़ जाए तो मेरी ताकत। अपने सूर्यकांत जिले आने के उद्देश्य को याद करते हुए वो सोचने लगा कि अभी भी नायक कुल रक्त स्वर्ग संप्रदाय की छाया में जी रहा है। रक्त स्वर्ग संप्रदाय में पृथ्वी दिव्य कोर क्षेत्र के शक्तिशाली योद्धा हैं, इसलिए अगर पकड़े गए तो पूरा नायक कुल खत्म हो सकता है। रेयांश के लिए मीरा देवी और आराधना नायक जैसे लोग वो थे जिनकी रक्षा के लिए वो अपनी जान भी दे सकता था। मेरी अभी की ताकत बिल्कुल भी काफी नहीं है। आज से मजबूत होना ही मेरा एकमात्र लक्ष्य है। रक्त स्वर्ग संप्रदाय के वो लोग बेहद खतरनाक हैं। वे हमारे नायक कुल पर कोई रहम नहीं करेंगे। रक्त स्वर्ग संप्रदाय के बारे में सोचते ही रेयांश के दिल पर जैसे एक पहाड़ रख दिया गया हो। उसकी सांस फूलने लगी। उसके शरीर का हर हिस्सा छटपटा रहा था। मजबूत बनने की चाह उसके दिल में एक जहर की तरह गहराई से जड़ें जमा चुकी थी। अभी सबसे जरूरी काम जोशी परिवार की परीक्षा में भाग लेना है और मुझे उसमें जरूर सफल होना होगा। मैं अभी ड्रैगन नस क्षेत्र 8वें स्तर पर हूं, लेकिन अगर मैं ड्रैगन नस क्षेत्र 9वें स्तर की ताकत दिखा सकूं तो शायद जोशी परिवार में प्रवेश पा सकूं। वो भास्कर उदयन भी जोशी परिवार में जाना चाहता है। कमबख्त कहीं का, तू बस प्रार्थना कर कि मुझसे फिर तेरा सामना ना हो। इतना सब सोचने के बाद रेयांश ने देखा कि अभी सुबह होने में काफी समय था, इसलिए उसने अपनी आंखें बंद कर ली और फेंगशा डेमन फिस्ट के बारे में सोचने लगा। इस वक्त उसकी चेतना सागर में मौजूद ड्रैगन जेड से हल्की धुंधली रोशनी निकल रही थी। भूरे रंग की हल्की रोशनी की लहरें बह रही थीं। रेयांश को अचानक लगा कि उसकी समझ की शक्ति बहुत बढ़ गई है। जो कठिन शब्द थे वे भी अब आसानी से समझ आ रहे थे। इस रहस्यमयी ड्रैगन जेड के साथ दुनिया में कौन सी ऐसी युद्ध तकनीक है जो मुझे मुश्किल में डाल सके। रात का समय बहुत जल्दी बीत गया। रेयांश साधना में इतना खो गया था कि उसे भूख प्यास का भी ध्यान नहीं रहा। जल्द ही दिन निकल आया। लगभग दोपहर हो गई। तब जाकर रेयांश ने फेंगशा डेमन फिस्ट की साधना बंद की। रेड फ्लेम बर्निंग स्काई, तो इसका मतलब यह है साधना बंद करने के बाद भी रेयांश का मन अभी भी उसमें लगा हुआ था। सूर्यकांत नगर से बस 2 दिन की दूरी है। मुझे लगता है तुम्हें जल्दी से वहां पहुंच जाना चाहिए। तुम अभी तक मेरी दवा लाए नहीं हो। हूं। साक्षी को प्यारे से होंठ सिकोड़े देखकर रेयांश ने मुस्कुराते हुए कहा, अच्छा मेरी नानी जी, मैं अभी आपकी सेवा करने जा रहा हूं। सराय से नीचे उतरने के बाद साक्षी ने अचानक कहा, अरे ये लोग तुम्हें इतनी अजीब नजरों से क्यों देख रहे हैं? साक्षी के ऐसा कहने पर रेयांश ने ध्यान दिया कि सराय में हर कोई उसकी नजर से बच रहा था। खासकर कल वाला वो नौकर जिसकी बेइज्जती हुई थी, वो तो रेयांश को देखते ही रोते हुए भागने लगा। रेयांश ने तुरंत उसका कॉलर पकड़ लिया। अभी वो कुछ पूछने ही वाला था कि उसने रोते हुए कहा, वाह बड़े साहब, इस छोटे का कोई कसूर नहीं है। आपके घोड़े को युवा मास्टर भास्कर ने मार डाला। ये इस छोटे आदमी का कसूर नहीं है क्या? रेयांश का चेहरा तुरंत काला पड़ गया। रेयांश जैसे ही घुड़साल में पहुंचा, उसने देखा कि ब्लैक स्केल ड्रैगन हॉर्स सचमुच जमीन पर गिरा हुआ था।
उसके मुंह से खून निकल रहा था और वह कमजोर नजरों से रेयांश को देख रहा था। एक नज़र में ही पता चल रहा था कि उसके अंदरूनी अंग बुरी तरह घायल हो गए थे और इस वक्त वो बस जिंदगी की आखिरी सांसें ले रहा था। आगे क्या होगा, स्टोरी में जानने के लिए सुनते रहिए इस स्टोरी को और चैनल को भी ज्वाइन कर ले। आगे के एपिसोड इसी चैनल पे आएंगे, तो सब लोग इसे ज्वाइन